गांव के बाहर कस्बे की ओर जाने वाली सड़क के किनारे सरकारी नर्सरी थी। वहां पर प्लांटेशन का काम चल रहा था। बिरला के पेपर मिल के लिए बांस, सागौन और यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए गए थे। उसी नर्सरी में काफ़ी भीतर ताड़ के भी पेड़ थे। गांव में ताड़ी पीने वालों की तादाद कम न थी। ज़्यादातर आदिवासी मजदूर जो पीडब्ल्यूडी में सड़क बनाने तथा रागड़ गिट्टी बिछाने का काम करते थे। दिन भर की थकान के बाद रात में ताड़ी पीकर धुत हो जाते थे। पहले वे लोग सांझ का झुटपुटा होते ही मटका ले जाकर पेड़ में बांध देते। ताड़ का पेड़ बिल्कुल सीधा होता था। उस पर चढ़ने की हिम्मत या तो छिपकली कर सकती थी या फिर मजदूर। सुबह तक मटकी में ताड़ी जमा हो जाती थी और लोग उससे उतार लाते थे। ताड़ पर चढ़ने के लिए लोग बांस की फंसियाँ बनाते थे और उस पर पैर फंसाकर चढ़ते थे। इससे गिरने का खतरा कम होता। अगर उतनी ऊंचाई से कोई आदमी गिर जाता तो उसकी हड्डियां बिखर सकती थी। अब ताड़ के उन पेड़ों पर किशनपाल सिंह की मलकियत हो गई थी। पटवारी ने उस सरकारी नर्सरी के भीतर भी उस जमीन को किशनपाल सिंह के पट्टे में निकाल दिया था। अब ताड़े निकालने वाले का काम वही करते थे। ग्राम पंचायत भवन के बैठकी वाले कमरे में जहाँ महात्मा गांधी की तस्वीर टंगी हुई थी, उसी के नीचे शाम को ताड़ी बांटी जाती। कमरे के भीतर और बाहर ताड़ीखोर मजदूरों की अच्छी खासी जमात इकट्ठा हो जाती थी। किशनपाल को भारी आमदनी होती थी। एक बार टेपचू ने भी ताड़ी चखनी चाही। उसने देखा था कि जब गांव के लोग ताड़ी पीते हैं तो उनके आंखें आहत से भर जाती, चेहरे से सुख टपकने लगता, मुस्कान कानों तक चौड़ी हो जाती। मंद मंद आनंद और मस्ती में डूबे लोग सलाहों दादर गाते, ठहाके लगाते और एक दूसरे की माँ बहन की ऐसी तैसी करते। कोई बुरा नहीं मानता था। लगता जैसे लोग प्यार के अथाह समुद्र में एक साथ तैर रहे हों। टेपचू को लगा कि ताड़ी जरूर कोई बहुत ऊंची चीज है। सवाल यह था कि ताड़ी पी कैसे जाए। काका लोगों से मांगने का मतलब था पिट जाना। पिटने से टेपचू को सख्त नफरत थी। उसने जुगाड़ जमाया और एक दिन बिल्कुल तड़के, जब सुबह ठीक से हो भी नहीं पाई थी, आकाश में इक्का दुक्का तारे छितरे हुए थे, वह झाड़ा फिरने के बहाने घर से निकल गया। ताड़ की ऊंचाई और उस ऊंचाई पर टंगे हुए एक पके नींबू के आकार के मटके उसे डर नहीं रहे थे, बल्कि अदृश्य अंगुलियां इससे इशारा कर उसे आमंत्रित कर रहे थे। ताड़ के हिलते हुए डैने ताड़ी के स्वाद के बारे में सिर हिला हिलाकर बतला रहे थे। टेपचू को मालूम था कि छपरा जिले का लठबाज मन्ना सिंह ताड़ी की रखवाली के लिए तैनात था। वह जानता था कि मन्ना सिंह अभी ताड़ी की खुमारी में कहीं खराटे भर रहा होगा। टेपचू के दिमाग में डर की कोई हल्की सी खरोच तक नहीं थी। वह गिलहरी की तरह ताड़ की एकसार सीधे तने से लिपट गया और ऊपर सरकने लगा। पैरों में ना तो बांस की फंसियां थी और ना कोई रस्सी ही। पंजों के सहारे वह ऊपर सरकता गया। उसने देखा मन्ना सिंह दूर एक आम के पेड़ के नीचे अंगोछा बिछाकर सोया हुआ है। टेपचू अब काफ़ी ऊंचाई पर था। आम, महुए, बेहड़ा और सागौन के गबदू से पेड़ उसे और ठीकने नजर आ रहे थे। अगर मैं गेंद की तरह उड़ सकता तो कितना मजा आता, टेपचू ने सोचा। उसने देखा उसकी कोहनी के पास एक लाल चींटी रेंग रही थी।
उसने एक भद्दी गाली बकी और मटके की ओर सरकने लगा। मन्ना सिंह जम्हाइयाँ लेने लगा था और हिलडुल कर जतला रहा था कि उसकी नींद अब टूटने वाली है। धुंधलका भी अब उतना नहीं रह गया था। सारा काम फुर्ती से निपटाना पड़ेगा। टेपचू ने मटके को हिलाया। ताड़ी चौथाई मटके तक इकट्ठी हो गई थी। उसने मटके में हाथ डालकर ताड़ी की था लेनी चाहिए और बस यही सारी गड़बड़ी हो गई। मटके में फनियल और करैत सांप घुसा हुआ था। असल नाग। ताड़ी पीकर वह भी धुत था। टेपचू का हाथ अंदर गया तो वह उसके हाथ में दौड़कर लिपट गया। टेपचू का चेहरा राख की तरह सफ़ेद हो गया। गीत की तरह उड़ने जैसी हरकत उसने की। ताड़ का पेड़ एक तरफ हो गया और उसके समानांतर टेपचू वजनी पत्थर की तरह नीचे को जा गिरा। मटका उसके पीछे था। जमीन पर टेपचू गिरा तो धप की आवाज़ के साथ एक मरते हुए आदमी की अंतिम कराह भी उसमें शामिल थी। उसके बाद मटका गिरा और उसके हिज्जे हिज्जे बिखर गए। काला सांप एक और पड़ा हुआ ऐंठ रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डियां टूट गई थी। मन्ना सिंह दौड़ा। उसने आकर देखा तो उसकी हवा खिसक गई। उसने ताड़ की फुनगी से मटके समेत टेपचू को गिरते हुए देखा था। बचने की कोई संभावना नहीं थी। उसने एक दो बार टेपचू को हिलाया डुलाया, फिर गांव की ओर हादसे की खबर देने दौड़ गया था। धाड़ मार मार कर रोती छाटती कुटती फिरोजा लगभग सारे गांव के साथ वहां पहुंची। मन्ना सिंह उन्हें मौके की ओर ले गया, लेकिन मन्ना सिंह बक रह गया। ऐसा नहीं हो सकता। यही ताड़ का पेड़ था। इसी के नीचे टेपचू की लाश थी। उसने ताड़ी की नसी में सपना तो नहीं देखा। लेकिन फूटा हुआ मटका अब भी वहीं पड़ा हुआ है। सांप का सिर किसी ने पत्थर के टुकड़े से अच्छी तरह थुर दिया था, लेकिन टेपचू का कहीं अता पता नहीं था। आसपास खोज की गई, लेकिन टेपचू मियाँ गायब थे। गांव वालों को उसी दिन विश्वास हो गया कि हो ना हो, टेपचू साला जिन है, वह कभी मर नहीं सकता। फिरोजा की सेहत लगातार बिगड़ रही थी। गले के दोनों ओर की हड्डियां उभर आई थी। स्तन सूख कर खाली थैलियों की तरह लटक गए थे। पसलियां गिनी जा सकती थी। टेपचू को बहुत अधिक प्यार करती थी। उसी के कारण उसने दूसरा निकाह नहीं किया था। टेपचू की हरकतों से फिरोजा को लगने लगा था कि वह कहीं बहेतू और आवारा होकर न रह जाए। इसीलिए उसने एक दिन गांव के पंडित भगवान दिन के पैर पकड़े। पंडित भगवान दिन के घर में 2 भैंसें थीं और खेती पानी के अलावा दूध पानी बेचने का भी धंधा करते थे। उनको चरवाहे की ज़रूरत थी, इसीलिए 15 रुपये महीने और खाना खुराक पर टेपचू को रख लिया गया। भगवान दिन असली कइयाँ थे। खाने के नाम पर रात का बचा खुचा खाना या मक्के की जली भुनी रोटियां टेपचू को मिलती। करार तो यह था कि सिर्फ भैंसों की देखभाल और टेपचू को करनी पड़ेगी, लेकिन वास्तव में भैंसों के अलावा टेपचू को पंडित के घर से लेकर खेत खलिहान तक सारा काम करना पड़ता था। सुबह 4 बजे उसे जगा दिया जाता और रात में सोते सोते 12 बज जाते। 1 महीने में ही टेपचू की हालत देखकर फिरोजा पिघल गई। छाती में भीतर से रुलाई का जोरदार भपका उठा। उसने टेपचू से कहा, बेटा, इस पंडित का द्वार छोड़ दे, कहीं और देख लेंगे। या तो मुआ कसाई है पूरा। लेकिन टेपचू ने इनकार कर दिया। टेपचू ने यह भी जुगाड़ जमा लिया। भैंसों को जंगल में ले जाकर वह छुट्टा छोड़ देता और किसी पेड़ के नीचे रात की नींद पूरी कर लेता। इसके बाद उठता, शोर नदी में भैंसों को नहलाता, कुल्ला वगैरह करता, फिर इधर उधर अच्छी तरह से देख ताक कर
डालडा के खाली डिब्बे में 1 किलो भैंस का ताज़ा दूध धोकर चढ़ा लेता। उसकी सेहत सुधरने लगी। एक बार पंडिताइन ने उसे किसी बात पर गाली बकी और खाने के लिए सड़ा हुआ बासी भात दे दिया। उस दिन टेपचू को पंडित के खेत की निराई भी करनी पड़ी थी और थकान और भूख से वह बेचैन था। भात का कौर मुंह में रखते ही पहले तो खटास का स्वाद मिला, फिर उबकाई आने लगी। उसने सारा खाना भैंस की नाद में डाल दिया और भैंसों को हाँककर जंगल ले गया। शाम को जब भैंसें दूही जाने लगी तो छटाक भर भी दूध नहीं निकला। पंडित भगवान दिन को शक पड़ गया और उन्होंने टेपचू की जूतों से पिटाई की। देर तक मुर्गा बनाए रखा, दीवार पर उकड़ो बैठाया, थप्पड़ चलाए और काम से उसे निकाल दिया। इसके बाद टेपचू PWD में काम करने लगा। राखड़, मुरम, बजरी बिछाने का काम, सड़क पर डामर बिछाने का काम, बड़े बड़े मर्दों के लायक काम। चिलचिलाती धूप में फिरोजा मकई के आटे में मसाला नमक मिलाकर रोटियां सेक देती। टेपचू काम के बीच में दोपहर उन्हें खाकर तो लोटा पानी सड़क लेता। ताज्जुब था कि इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद टेपचू सिच पक कर मजबूत होता चला गया। काठें गढ़ने लगी, उसकी कलाइयाँ चौड़ी होती गई, पेशियों में मछलियाँ चलने लगी, आँखों में एक अकड़, रौब और गुस्सा झलकने लगा। पंजे लोहे की माफिक कड़े होते गए। एक दिन टेपचू एक भरपूर आदमी बन गया। जवान, पसीने, मेहनत, भूख, अपमान, दुर्घटनाओं और मुसीबतों की विकट धार को चीर कर वह निकल आया था। कभी उसके चेहरे पर पस्त होने, टूटने या हार जाने का गम नहीं उभरा। उसकी भौहों को देखकर एक चीज हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास कराती, गुस्सा या शायद घृणा की थरथराती हुई रोशन पर्द। मैंने इस बीच गांव छोड़ दिया और बेलाडिला के आयरन मिल में नौकरी करने लगा। इस बीच फिरोजा की मौत हो गई। बालदेव, सांभरू और राधे के अलावा गांव के कई और लोग बेलाडिला में मजदूरी करने लगे। पंडित भगवान दिन को हैजा हो गया और वे मर गए। हाँ, किशनपाल सिंह उसी तरह ताड़ी उतरवाने का धंधा करते रहे। वे कई सालों से लगातार सरपंच बन रहे थे। कस्बे में उनकी पक्की हवेली खड़ी हो गई और बाद में वे MLA हो गए। लंबा अरसा गुजर गया। टेपचू की खबर मुझे बहुत दिनों तक नहीं मिली, लेकिन यह निश्चित था कि जिन हालात में टेपचू काम कर रहा था, अपना खून निचोड़ रहा था, अपनी नसों की ताकतों से चट्टानों को तोड़ रहा था, वे हालात किसी के लिए भी जानलेवा हो सकते थे। टेपचू से मेरी मुलाकात पर तब हुई जब वह बेलाडिला आया। पता लगा कि किशनपाल सिंह ने गुंडों से उसे बुरी तरह पिटवाया था। गुंडों ने उसे मरा हुआ जानकर शोर नदी में फेंक दिया था, लेकिन वह सही सलामत बच गया और उसी रात किशनपाल सिंह के पुअल में आग लगाकर बेलाडिला आ गया। मैंने उसकी सिफारिश की और वह मजदूरी में भर्ती कर लिया गया। वह सन 78 साल का था। हमारा कारखाना जापान की मदद से चल रहा था। हम जितना कच्चा लोहा तैयार करते थे, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जापान भेज दिया जाता। मजदूरों को दिन रात खदान में काम करना पड़ता। टेपचू इस बीच अपने साथियों से पूरी तरह घुल मिल गया था। लोग उससे प्यार करते। मैंने वैसा बेधड़क, निडर और मुंहफट आदमी और नहीं देखा। एक दिन उसने कहा था, काका, मैंने अकेले लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हर बार मैं पिटा हूँ, हर बार हारा हूँ। अब अकेले नहीं, सबके साथ मिलकर देखूंगा कि सालों में कितना जोर है।
इन्हीं दिनों एक घटना हुई। जापान ने हमारे कारखाने से लोहा खरीदना बंद कर दिया, जिसकी वजह से सरकारी आदेश मिला कि अब हमें कच्चे लोहे का उत्पादन कम करना चाहिए। मजदूरों की बड़ी तादाद में छंटनी करने का सरकारी फरमान जारी हुआ। मजदूरों की तरफ से मांग की गई कि पहले उनकी नौकरी का कोई दूसरा बंदोबस्त कर दिया जाए, तभी उनकी छंटनी की जाए। इस मांग पर बिना कोई ध्यान दिए मैनेजमेंट ने छंटनी का फौरन अमल शुरू कर दिया। मजदूर यूनियन ने विरोध में हड़ताल का नारा दिया। सारे मजदूर अपनी झुग्गियों में बैठ गए। कोई काम पर नहीं गया। चारों तरफ पुलिस तैनात कर दी गई। कुछ गश्ती टुकड़ियां भी रखी गई, जो घूम घूम कर स्थिति को कुत्तों की तरह सूंघने का काम करती थी। टेप्चू से मेरी भेंट उन्हीं दिनों शेरे पंजाब होटल के सामने पड़ी लकड़ी की बेंच पर बैठे हुए हुई। वह बीड़ी पी रहा था। काले रंग की निकर पर उसने खादी का एक कुर्ता पहन रखा था। मुझे देखकर वह मुस्कुराया। सलाम काका। लाल सलाम। फिर अपने कत्थे चूने से रंगे मैले दांत निकालकर हंस पड़ा। वह गाली बकते हुए कहा, साले बिलबिला रहे हैं। 10,000 मजदूरों को भुक्कड़ बनाकर ढोरों की माफिक हाँक देना कोई हाथी ठट्ठा नहीं है। छटनी ऊपर की तरफ से होनी चाहिए। जो 50 मजदूरों के बराबर पगार लेता हो, निकालो। सबसे पहले उसे छाटो। अजमानी साहब को पहले। टेप्चू बदल गया था। मैंने गौर से देखा। उसकी हंसी के पीछे घृणा, वितृष्णा और गुस्से का विशाल समंदर पछाड़े मार रहा था। उसकी छाती उघड़ी हुई थी। कुर्ते के बटन टूटे हुए थे। कारखाने की विशालकाय फाटक की तरह खुले हुए कुर्ते के गले के भीतर उसकी छाती के बाल हिल रहे थे। असंख्य मजदूरों की तरह कारखाने के मेन गेट पर बैठे हुए टेप्चू ने अपने कंधे पर लटकते हुए झोले से पर्चे निकाले और मुझे थमाकर तीर की तरह चला गया। कहते हैं तीसरी रात यूनियन ऑफिस पर पुलिस ने छापा मारा। टेप्चू वहीं था। साथ में और भी कई मजदूर थे। यूनियन ऑफिस शहर से बिल्कुल बाहर दूसरे छोर पर था। आसपास कोई आबादी नहीं थी। इसके बाद जंगल शुरू हो जाता था। जंगल लगभग 10 मील तक के इलाके में फैला हुआ था। मजदूरों ने पुलिस को रोका, लेकिन दरोगा करीम बख्श 3-4 कांस्टेबलों के साथ जबरदस्ती अंदर घुस गया। उसने फाइलों, रजिस्टरों, पर्चों को बटोरना शुरू किया। तभी टेप्चू सिपाहियों को धकेलते हुए अंदर पहुंचा और चीखा, कागज पत्तर पर हाथ मत लगाना दरोगा जी। हमारी ड्यूटी आज यूनियन की तकवानी में है। हम कह दे रहे हैं, आगा पीछा हम नहीं सोचते, पर तुम सोच लो ठीक तरह से। दरोगा चौंका। फिर गुस्से में उसकी आंखें गोल हो गईं और नथुने साड़ की तरह फड़कने लगे। कौन है मादर? तूफानी सिंह। लगाओ साले को 10 डंडे। सिपाही तूफानी सिंह आगे बढ़ा तो टेप्चू की लंगड़ी ने उसे दरवाजे के आधा बाहर और आधा भीतर मुर्दा छिपकली की तरह जमीन पर पसार दिया। दरोगा करीम बकस ने इधर उधर देखा। सिपाही मुस्तैद थे, लेकिन कम पढ़ रहे थे। उन्होंने इशारा किया, लेकिन तब तक उनकी गर्दन टेप्चू की बाजुओं में फंस चुकी थी। मजदूरों का जत्था अंदर आ गया और धड़ाधड़ लाठियां चलने लगीं। कई सिपाहियों के सिर फूटे। वह रो रहे थे और गिड़गिड़ा रहे थे। टेप्चू ने दरोगा को नंगा कर दिया था।
पिटे हुए पुलिस पलटन का जुलूस निकाला गया। दरोगा जी फिर तूफानी सिंह लाइन से 5 सिपाहियों के साथ पीछे पीछे मजदूरों की हुजूम ठहाके लगाता हुआ पुलिस वालों की बुरी गत बनी थी। यूनियन ऑफिस से निकलकर जुलूस कारखाने के गेट तक गया। फिर सिपाहियों को छोड़कर मस्ती और गर्व में डूबे हुए लोग लौट गए। टेपचू की गर्दन अकड़ी हुई थी और वह सलाहो दादर गाने लगा था। अगले दिन सवेरे टेपचू झुग्गी से निकलकर जा रहा था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर बहुत से लोग पकड़े गए। चारों तरफ गिरफ्तारियां चल रही थी। टेपचू को जब पकड़ा गया तो उसने लोटा खींचकर तूफानी सिंह को मारा। लोटा माथे के बीचों बीच बैठा और गाढ़ा गंदा खून छलछला आया। टेपचू ने भागने की कोशिश की लेकिन वह घेरा गया। गुस्से में पागल तूफानी सिंह ने तड़ातड़ डंडे लगाए। मुंह से बेतहाशा गालियां फूटी। सिपाहियों ने उसे जूते से ठोकर मारी, घूंसे लात चलाए। दरोगा करीम बकस भी जीप से उतर आए। यूनियन ऑफिस में की गई अपनी बेइज्जती उन्हें भूली नहीं थी। दरोगा करीम बकस ने तूफानी सिंह से कहा कि टेपचू को नंगा किया जाए। तूफानी सिंह ने यह काम सिपाही गजाधर शर्मा की सुपुर्द किया। गजाधर शर्मा ने टेपचू का निकर खींचा तो दरोगा करीम बकस का चेहरा फक हो गया। फिरोजा ने टेपचू की बकायदा खतौनी कराई थी। टेपचू दरोगा का नाम तो नहीं जान रहा लेकिन उसका चेहरा देखकर जात जरूर जान गया। दरोगा करीम बकस ने टेपचू की कनपटी पर एक डंडा जमाया। मादर, नाम क्या है तेरा? टेपचू ने कुर्ता उतार कर फेंक दिया और मादरजात अवस्था में खड़ा हो गया। अल्लाह बकस, बल्त अब्दुल्ला बकस, साकिन मडर, मौजा पौड़ी तहसील सुहागपुर थाना जथारी, पेशा मजदूरी। इसके बाद उसने टांगे चौड़ी की घुमा और गजाधर शर्मा जो नीचे की ओर झुका हुआ था टेपचू को जीप के पीछे रस्सी से बांधकर 1.5 मील तक घसीटा गया। सड़क पर बिछी हुई बजड़ी और मुरुम ने उसकी पीठ की परत निकाल दी। लाल टमाटर की तरह जगह जगह उसका गोश्त बाहर झांकने लगा। जीप कस्बे के पार आखिरी चुंगी नाके पर रुकी। पुलिस पलटन का चेहरा खूंखार जानवरों की तरह दहक रहा था। चुंगी नाके पर एक ढाबा था। पुलिस वाले वहां चाय पीने लगे। टेपचू को भी चाय पीने की तलब महसूस हुई। एक चाय इधर मार न छोकरे, कड़क, वह चीखा। पुलिस वाले एक दूसरे की ओर कनखियों से देखकर मुस्कुराए। टेपचू को चाय पिलाई गई। उसकी कनपटी पर घूमड़ उठाया था और पूरा शरीर लोथ हो रहा था। जगह जगह से लहू चुचहा रहा था। जीप लगभग 10 मील बाद जंगल के बीच रुकी। जगह बिल्कुल सुनसान थी। टेपचू को नीचे उतारा गया। गजाधर शर्मा ने 1-2 और डंडे चलाए। दरोगा करीम बकस भी जीप से उतरे और उन्होंने टेपचू से कहा, अल्लाह बक्स उर्फ टेपचू, तुम्हें 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। सरकारी हुक्म मिल गया है कि तुम्हारा जिला बदल कर दिया जाए। सामने की ओर सड़क पर तुम जितनी जल्द से दूर भाग सकते हो भागो। हम 10 तक गिनती गिनेंगे। टेपचू लंगड़ाता डगमगाता चल पड़ा। करीम बक्स खुद गिनती गिन रहे थे। 1, 2, 3, 4, 5।
लंगड़े बूढ़े बीमार बैल की तरह खून में नहाया हुआ टेपचू अपने शरीर को घसीट रहा था। वह खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। चलने और भागने की तो बात दूर थी। अचानक 10 की गिनती खत्म हो गई। तूफानी सिंह ने निशाना साधकर पहला फायर किया। गोली टेपचू की कमर में लगी और वह रेत के बोरे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सिपाही उसके पास पहुंचे, कनपटी पर बोट मारी। टेपचू करा रहा था। हरामजादों! गजाधर शर्मा ने दरोगा से कहा। साहब, अभी थोड़ा बहुत बाकी है। दरोगा करीम बकस ने तूफानी सिंह को इशारा किया। तूफानी सिंह ने करीब जाकर टेपचू के दोनों कंधों के पास 2-2 इंच नीचे 2 गोलियां मारी। बंदूक की नाल लगभग सटाकर नीचे की जमीन तक उधड़ गई। टेपचू धीमे धीमे फड़फड़ाया। मुंह से खून और झाग के थक्के निकले। जीभ बाहर आई। आंखें उलटकर बुझी। फिर वह ठंडा पड़ गया। उसकी लाश को जंगल के भीतर महुए की एक डाल से बांधकर लटकाया गया। मौके की तस्वीर ली गई। पुलिस ने दर्ज किया कि मजदूरों के 2 गुटों में हथियारबंद लड़ाई हुई। टेपचू उर्फ अल्लाह बख्श को मारकर पेड़ में लटका दिया गया था। पुलिस ने लाश बरामद की। मुजरिमों की तलाश जारी है। इसके बाद टेपचू की लाश को सफ़ेद चादर से ढककर संदूक में बंद कर दिया गया और जीप में लादकर पुलिस चौकी लाया गया। रायगढ़, बस्तर, भोपाल सभी जगह से पुलिस की टुकड़ियां आई हुई थी। सीआरपी वाले गश्त लगा रहे थे। चारों ओर धुआं उठ रहा था। झुग्गियां जल ही रही थी। 50 मजदूर मारे गए। पता नहीं क्या क्या हुआ था। सुबह टेपचू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर एडविन वर्गीस ऑपरेटर थिएटर में थे। वे बड़े धार्मिक किस्म के ईसाई थे। ट्रॉली स्ट्रेचर में टेपचू की लाश अंदर लाई गई। डॉक्टर वर्गीस ने लाश की हालत देखी। जगह जगह 303 की गोलियां धंसी हुई थी। पूरी लाश में एक सूत जगह नहीं थी जहां चोट न हो। उन्होंने अपना मास्क ठीक किया, फिर उस तरह उठाया, झुके, और तभी टेपचू ने अपनी आंखें खोली। धीरे से कराहा और बोला, डॉक्टर साहब, ये सारी गोलियां निकाल दो। मुझे बचा लो। मुझे इन्हीं कुत्तों ने मारने की कोशिश की है। डॉक्टर वर्गीस के हाथ से उस तरह छूटकर गिर गया। एक घिघियाई हुई चीख उनके कंठ से निकली और वे ऑपरेशन रूम से बाहर की ओर भागे। आप कहेंगे कि ऐसी अनहोनी और असंभव बातें सुनकर मैं अब आपका समय खराब कर रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि इस पूरी कहानी में सिवा सफ़ेद झूठ और कुछ नहीं है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि यह कहानी नहीं है, सच्चाई है। आप स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि जीवन की वास्तविकता किसी भी काल्पनिक साहित्यिक कहानी से ज़्यादा हैरतगर्ज हो सकती है, और फिर ऐसी वास्तविकता तो जो किसी मजदूर के जीवन से जुड़ी हुई हो। हमारे गांव मंडल के अलावा जितने भी लोग टेपचू को जानते थे, वे यह मानते हैं कि टेपचू कभी नहीं मरा। साला जिन है। आपको अब भी विश्वास न होता हो तो जब जिस वक्त आप चाहें मैं आपको टेपचू से मिलवा सकता हूँ।